प्रतीकात्मक रूप से जब हम ढूंढते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अंधभक्तों के और मूर्खों की संख्या सबसे ज़्यादा है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंदुवंश में आपके साथ। मेरे साथ हैं रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 15वें राष्ट्रपति आपको मिल गए, वो भी आदिवासी क्षेत्र से। बहुत बहुत मुबारक हो। आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन कहीं तो हुआ। जी जी। हालांकि उनकी ज़मीनें छुड़ाई जा रही, हर चीज़ हो रहा है, लेकिन दिखाने के लिए अब इसको तो मुबारक मौका है कि आदिवासियों को हमने, मोदी जी ने उनको एक दिया, पूरी विपक्ष को तोड़ फोड़ कर दिया उन्होंने। बिल्कुल कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब निकला? वो तो राष्ट्रपति की तो वैसे कुछ वैल्यू हमारे ख्याल में तो आपने देखा ही है, कुछ होती नहीं है, तो दस्तखत करने वाले लोग होते हैं। लेकिन क्या होगा इसका आउटकम, क्या निकलेगा आगे, क्या चीज़? एक तो बड़ी खुशी की बात है कि देश को एक 15वां राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला के रूप में मिला है, जिनका नाम जो है द्रौपदी मुर्मू है, और जो उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र से संबंध रखती हैं। अब इसके बाद जो है उनका परिचय खत्म हो जाता है। बताने के लिए कुछ ऐसी खास बात नहीं रहती कि जो आप बताएं कि राष्ट्रपति में हमारे ये गुण हैं। और वैसे राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति जो है देश का टिटलर हेड होता है, प्रतीकात्मक रूप से वो हेड होता है। सारे काम भारत सरकार के उसी के नाम से होते हैं। और अगर किसी की फांसी की सज़ा माफ़ करनी हो या फांसी की देनी हो, तब भी ये लिखा जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लीज टू अलाउ योर हैंगिंग। तो इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से सारे काम भारत सरकार करती है। लेकिन हिंदुस्तान में पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है अमूर्त व्यक्ति होता है, उसका कोई परिचय, कोई इतिहास, कुछ नहीं होता। जैसे रामनाथ कोविंद अभी तक हमारे राष्ट्रपति थे, वो कोरी समाज से आते थे और उसके अलावा उनके साथ कुछ नहीं जुड़ता कि उनमें क्या गुण थे, क्या प्रेरणा लें, क्या उन्होंने ऐसे महान काम किए, ऐतिहासिक काम किए जिसके लिए उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। तो अब जब मैं ये देख रहा था कि बड़े गाजे बाजे के साथ ये कहा जा रहा है कि वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। उससे पहले हमारे यहाँ एक अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति हुए। एक तो हमने देखा कि रामनाथ कोविंद हैं ही, उससे पहले नारायणन जी थे जो देश के SC/ST समुदाय के आते थे। जी। तो प्रतीकात्मक रूप से जब हम ढूंढते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अंधभक्तों की और मूर्खों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो प्रतीकात्मक रूप से सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढा जाएगा और ये कहा जाएगा कि 90% आबादी को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला है राष्ट्रपति पद के रूप में। अब ये इस बात को बड़े जोर शोर से कहा जा रहा है कि वो आदिवासी राष्ट्रपति है, महिला पहली। तो मैं इतिहास देख रहा था कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं है कि प्रतिभाओं की कमी है। एक रुक्मणी देवी अरुंडेल थी, जो कि आपको याद होगा जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में आई थी, तो वो पहली महिला थी जिसे राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, पहली महिला थी। और वो जो है एक तरह से डांसर थी, फिलैंथ्रोपिस्ट थी। उन्होंने कला क्षेत्र के नाम से एक बहुत बड़ा अपना एक क्षेत्र 100 एकड़ में बनाया था, जहाँ वो बच्चों को डांस सिखाती थी, कथक और जितने डांस है वो। एनिमल जो फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना भी रुक्मणी अरुंडेल ने की थी। और उनके बारे में जो सबसे प्रसिद्ध बात है वो यह है कि एक रात जब वो हॉलैंड में थी, अपने ट्रुप के साथ गई थी, डांसर लड़कियों के साथ, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उस समय के मोरारजी देसाई ने फ़ोन किया उनको और कहा कि मैंने आपका नाम तय किया है कि आप देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। रुक्मणी अरुंडेल जो है इस बात से बड़ी भौचक्की हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन का मौका दें, मैं सोच के बताती हूँ कि मैं इस पद को स्वीकार कर सकती हूँ या नहीं। अगले दिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को फ़ोन किया और कहा कि मैं कला क्षेत्र में जो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रही हूँ मैं उससे संतुष्ट हूँ। आप देखिए किसी औरत को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति पद जो है तस्त्री में दिया जा रहा है और उसे मना कर दिया। तो मना कर दिया का मतलब वो प्रतिभा कितनी ऊंची थी। वैसी प्रतिभाशाली महिलाएं जो है अगर राष्ट्रपति भवन में किसी तरह आती तो वो आमूल-चूल परिवर्तन करती। कलाम साहब आए तो उन्होंने बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन किए। उन्होंने वहाँ एक संग्रहालय बनवाया, उन्होंने राष्ट्रपति को जो भेंटें मिलती थी वो उस घर ले आने की परंपरा थी उसे खत्म किया। वो मिसाइल मैन के नाम से थे तो उन्होंने सादगी की मिसाइल कायम की। अपना इडली वो खुद बनाते थे, सारे रसोइयों की छुट्टी कर दी और वो कहते थे कि मैं खुद अपनी इडली और कॉफ़ी बना सकता हूँ। उनसे लोगों ने प्रेरणा ली। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि लगातार ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे राष्ट्रपति इस देश में चुने जाते रहे हैं जिनसे प्रेरणा लेने का मन ही नहीं करता। यानी कई बार तो लगता है कि जैसे रावण के सिर पे एक प्रतीकात्मक रूप से गधे को हम बैठा देते हैं और ये कहते हैं कि रावण की बुद्धि इसने हर ली।
और जब भी रावण का पुतला जलाते हैं तो गधा जो है सबसे ऊपर दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि आदमी की बुद्धि पर अगर गधे का वास हो जाए तो वो आदमी भी जो है पूरा गधा ही बनेगा और कुछ नहीं करेगा। तो ऐसी हालत में हमने अपने इस तरह के पदों को बना दिया। अब एक सवाल आता है कि ये जो अंधभक्त हैं वो हर चीज़ में हुनर ढूंढ लेते हैं, हर चीज़ में कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, ऐसा कुछ हुआ है कि देश में आज तक नहीं हुआ। तो ऐसे में मैंने एक कहानी पढ़ रहा था, वो कहानी बड़ी विचित्र भी है लेकिन अंधभक्तों पे पूरी सही बैठती है, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं अंधभक्त होते क्या हैं, हर चीज़ की प्रशंसा कैसे कर लेते हैं। तो मैं एक कहानी पढ़ रहा था कि राजा था, उसके महल में एक सफाई कर्मचारी लेडी आती थी और पहले के जो कमोड होते थे वो ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के फ्लश वाले हैं। जी वो ऐसे होते थे जिसमें कि वो बाल्टी रखी होती थी और ऊपर से हगा जाता था और नीचे वो सफाई की जाती थी। तो वो जो सफाई कर्मचारी थी बड़ी सुंदर थी और इतनी सुंदर थी कि राजा का मन उस पर आ गया और उससे शादी कर ली। अब वो रानी जो थी महल में रहती थी, राजा के साथ रहती थी, इत्र सुगंधी उसको मिलती थी, नहाने के लिए बढ़िया अच्छी चीज़ें थी, खाने के लिए बड़े अच्छे पदार्थ थे। लेकिन वो धीरे धीरे बीमार होती गई और बीमार होते होते जो है अचानक उसकी सेहत इतनी ख़राब हो गई कि लगा कि अभी मर जाएगी। तो राजा ने मुनादी कर दी कि जो मेरी रानी को ठीक कर देगा मैं उसे आधा राजपाट दे दूँगा। तो बहुत सारे हकीम आए, बहुत सारे वैद्य आए, बहुत सारे और लोग आए नजूमी टाइप, उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुआ। तो रानी जहाँ की रहने वाली थी उस मोहल्ले में एक बुजुर्ग हकीम रहता था, उससे कहा महाराज मैं इसे ठीक कर दूंगा। महाराज ने कहा भाई तू भी अपनी कला अपना ले। वो गया, वो उसमें एक डिब्बी थी उसमें चांदी की, उसने वो डिब्बी खोली और रानी को सुंघाई और सूंघते ही रानी की जो सारी जो इंद्रियाँ जागृत हो गई, वो ठीक होकर बैठ गई। तो राजा ने पूछा भाई इसमें तू लाया क्या है? तो उसने कहा ये जो कमाने आती थी ना जब आपके महल में, तो ये जो गू करती थी वो इसमें मैं रख के लाया हूँ, क्योंकि इसे सूंघने की आदत है और सूंघते ही ये देखो ठीक हो गई। तो ये जो अंधभक्त हैं हिंदुस्तान के वो वही वाले हैं जिनको कि वो सूंघा दो तो एकदम उनकी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं और कहते हैं वाह वाह मज़ा आ गया। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि आज का विषय में मैं चाह रहा था कि महिलाओं के क्या क्या लक्षण हैं, महिलाओं के क्या क्या तरीके हैं, उनको मैं बताऊं। और हिंदुस्तान में अधिकांश लोग जो है उसी तरह के लोग हैं और इसीलिए हिंदुस्तान में एक प्रसिद्ध कहावत है या वो एक बात कही जाती है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानी को तो मनुष्य, कि औरत का चरित्र और आदमी का भाग्य भगवान भी नहीं जानता तो मनुष्य तो उसके सामने कुत्ता है, कुत्तों को मैं कुत्ता कहता हूँ। तो हिंदुस्तान में जो है इस तरह की जो परंपराएं हैं, इस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने की जो तरीके हैं वो खेद के विषय हैं, लेकिन वो जो है पुरानी हमारी जो कहावतें हैं उनको ठीक ठहराते हैं और बताते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं अगले अंक की और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।